नमस्ते का क्या औचित्य? अरे भाई, नमस्ते का औचित्य तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन दिनों हमें किसी से हाथ मिलाकर हेलो नहीं करना, दूर से हाथ जोड़ करके सिर झुकाकर अभिवादन करके नमस्ते बोलना है। आपने इन दिनों देखा होगा ना कि हमारे सभी बड़े बुजुर्ग जो हैं वो एक दूसरे से अभिवादन इसी तरह कर रहे हैं। पहला तो ये कि हमारी संस्कृति है ये, दूसरों को नमस्कार करना, उनका अभिवादन करना, उन्हें उचित सम्मान देना, मान देना। और दूसरी बात ये कि कोरोना महामारी के चलते आप लोग सीख चुके हैं कि हमें किसी को भी छूना नहीं है, दूरी बना करके रखनी है ना, इसलिए तो ये हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री महोदय को भी आपने देखा होगा ना, कितना अच्छा नमस्ते करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर हल्का सा सिर झुकाकर अभिवादन करने से हम अपने सामने वाले व्यक्ति के हृदय में अपने लिए भी मान सम्मान बना लेते हैं। और जो इतने अच्छे से नमस्ते करता है या किसी का अभिवादन करता है, वो हमेशा के लिए उस व्यक्ति के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है कि उसका व्यवहार कितना अच्छा है, कि अमुक व्यक्ति कितना विनम्र है। भाई, ये सारी बातें जो है आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप नमस्ते करना सीख गए हैं तो दूर से ही नमस्ते करें। हमें अभी भी बच कर रहना है, सुरक्षित रहना है। तो हमारे कार्यक्रम शिक्षा वाणी में सभी बच्चे जो है अपने अपने रेडियो सेट के दूर ना बैठे, रेडियो सेट के तो नजदीक आ जाए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हम अपने कार्यक्रमों को सुनने वाले हैं। दूर बैठोगे तो आपको आवाज ही नहीं आएगी, सही है ना। तो रेडियो सेट के तो नजदीक रहना है, पर आपस में जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं तब दूर रहना है। और आज एक नई बात, आज है शनिवार। तो शनिवार होता है वीकेंड, मनाते हो ना आप लोग वीकेंड, यानी कि सप्ताहांत। सप्ताह के आखिरी दिनों में हम कुछ खेल कूद करते हैं, कुछ मस्ती करते हैं, कुछ फन हो जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम कहीं घूम आए जा करके, लेकिन भाई अभी हमें घूमना नहीं है, अपने घर में ही रहना है। बात कर रही थी मैं अपने कार्यक्रम शिक्षा वाणी की, तो शिक्षा वाणी में भी अब हम वीकेंड मनाना शुरू कर रहे हैं। और वीकेंड क्या होगा? नो बैग डे। किसी क्लास की कोई पुस्तक हमें नहीं खोलनी है, हमें अपने रेडियो सेट के पास अपना बस्ता लेकर के नहीं बैठना है। हम तो इस शनिवार के दिन आपके लिए लेकर के आएंगे अलग अलग वार्ताएं, जो आपकी सभी कक्षाओं से जुड़े बहुत बहुत प्यारे विषय होंगे, आपकी जनरल नॉलेज के विषय होंगे, आपके विषयों से ही जुड़ी वो वार्ताएं होंगी, लेकिन किसी खास कक्षा के लिए या किसी खास बच्चे के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वो हम आप सबको सुनवाएंगे। तो आज है नो बैग डे। एवरी सैटरडे हम लोग मनाएंगे, और आज नो बैग डे में हम क्या सुनेंगे? चलिए कार्यक्रम की रूपरेखा शुरू कर लेते हैं, बताना शुरू से। क्या कहा? मीना की कहानी? अरे मीना की कहानी तो होगी भाई, मीना की कहानी को हम गायब नहीं कर सकते आपके प्रोग्राम से, क्योंकि मीना अगर हमारे साथ नहीं बैठेगी तो कार्यक्रम का आनंद ही कम हो जाएगा। मीना बहुत समझदार है, बहुत प्यारी सीख लेकर के आती है, एक दूसरे को साथ लेकर के चलती है, सभी विद्यार्थियों के साथ मिलजुल कर रहती है। तो आज हमें मनाना है नो बैग डे, लेकिन मीना की कहानी हमेशा की तरह हमारे साथ है। और मीना की कहानी का शीर्षक पता है क्या है आज? रस्साकशी। हाँ, बिल्कुल वही जो हम विद्यालय में खेलते हैं। आधे स्टूडेंट्स यहाँ होते हैं, आधे स्टूडेंट्स वहाँ होते हैं, और फिर वो खींचते हैं रस्सी को अपनी अपनी तरफ। जो ज्यादा बलवान वो जीत जाता है। लेकिन साथियों, कभी कभी जो है बलवान काम नहीं आता, काम आती है बुद्धि, नई नई ट्रिक्स। खेल को जीतने के लिए हमें ट्रिक्स भी लगानी होती है। तो केवल बहुत तगड़े तगड़े बच्चे एक साइड आकर वो खींच के गिरा देंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत ट्रिक्स भी होती हैं इन खेलों की। तो हम जब सुनेंगे कहानी तब हमें समझ में आएगा कि आज हमने रस्साकशी कहानी में क्या सीखा। और उसके बाद आपके लिए आज पहली वार्ता लेकर के आएंगी आपकी अध्यापिका सुनीता भाटी, और आपकी उस वार्ता का विषय रहेगा बाल उपभोक्ता और उसके अधिकार। आगे सुनेंगे हम अनिल कुमार ढींगड़ा जी से खेल खेल में गणित। भाई, खेल खेल में गणित कैसे सीख सकते हैं? गणित सीखने के लिए तो हमें कॉपी किताब सब साथ लेके बैठना होता है ना, गुणा जोड़ घटाव सब करना होता है। लेकिन आज हमारे अध्यापक जी जो है ना, वो हमें खेल खेल में गणित सिखा रहे हैं। तो चलो सबसे पहले सुन लेते हैं मीना की कहानी। मीना की कहानी के बाद बातचीत शुरू करेंगे अपने दोनों अध्यापक और अध्यापिका जी से। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके, हो पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ खेलो भाओ,
आप सब मीना का इंतजार हो रहा है ना? अरे लेकिन ये आज मीना के दोस्त मिली के घर क्या पक रहा है? चलो चलो चल के देखते हैं। मिली बेटी, आटा गूंद दिया तूने? हाँ माँ। अम्मा अम्मा अरे दीपक बेटा, आ गया खेल कर। हाँ अम्मा, आज तो खेल का मजा ही अलग था। इतनी जोर से खींची मैंने रस्सी अम्मा, बस आखिर में जरा सी चूक हो गई और तुम हार गए दीपक भैया। अब बस भी करेगी? ला दे दीपक को एक गिलास दूध। अम्मा मैं भी थोड़ा दूध ले लूं अपने लिए? अरे मिली, तुझे क्या जरूरत है दूध की? तू जानती है ना कि दूध दीपक के लिए है। इतना खेल कूद ताकत लगती है, बदन थकता है। दूध दही ये नहीं खाएगा तो कैसे करेगा इतनी मेहनत वर्जिश? और फिर घर के कामकाज से ज्यादा तू करती भी क्या है? अब जा जरा अपने बाबूजी के लिए एक बाल्टी पानी तो ले आ। जी अम्मा। चल दीपक बेटा, बस खाना तैयार हो गया। तेरी पसंद की आलू की भुजिया बनाई और दाल। अरे इसमें तो छौंक पड़ा ही नहीं। अरे मिली मिली। हाँ माँ। दाल में छौंक क्यों नहीं लगाया तूने? बस लगाने ही वाली थी अम्मा, इतना काम था। आटा गूंदना था, सब्जी काटनी थी, धनिया। अच्छा ठीक है, पर अब लगा दे। और तूने ये बाल्टी दरवाजे पर क्यों छोड़ दी? वो अम्मा आप ही ने तो। दीपक भैया तुम बाल्टी अंदर ले आओ ना, मैं जब तक दाल में छौंक लगा देती हूँ। मैं क्यों उठा लाऊं? तू ही उठा लाना बाल्टी मिली। मुझे तो अम्मा जल्दी से खाना खिला दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ आप छोड़ दो भैया, आपसे तो शायद बाल्टी उठेगी भी नहीं। अच्छा मिली, ये बात है। ऐसी 10 बाल्टियाँ 10 उंगलियों में उठा सकता हूँ। ये देख, अभी उठाता हूँ। ये देख, ये तो बहुत भारी है। अरे अब गिरा मत देना भैया। ताकतवर दीपक ने बड़ी मुश्किल से हाफते कांपते बाल्टी उठाई। दीपक की असली ताकत की पोल तो अगले दिन तब खुली जब रस्सा कशी के खेल में उसकी टीम बुरी तरह से हार गई। मीना और मिली उधर से गुजर रहे थे और वहीं रुक गए। वहाँ क्या हुआ, आओ देखते हैं। मीना, महेश भैया को थोड़ी और फुर्ती दिखानी चाहिए थी। रस्सी को एक झटका देकर खींच लेते तो जीत जाते। अरे सुनो सुनो, ये दीपक की बहन क्या कह रही है? क्यों री, क्या बोल रही थी तू? वो कुछ भी तो नहीं। डरती है हमसे? हम किसी से नहीं डरते। मिली ने इतना ही कहा कि अगर महेश भैया फुर्ती दिखाते तो जीत जाते। करनी आती है बस बातें। तुम तो उतरना मैदान में अपने भाई की तरफ से। लड़की होकर बड़ी बड़ी बातें करती है। लड़की होकर क्या मतलब? हम तुमसे कम नहीं है, सच में तुम्हें हरा सकती है। अरे मीना क्या बोल रही है तू? चल घर चलते हैं। हाँ तुम लोग जाओ, ये लड़के तो। क्यों दीपक, कमजोर भाई की डरपोक बहन ना। मिली दिखा दो इनको अपनी ताकत। अच्छा आओ देखते हैं कितना दम है तुम लोगों में। पकड़ो रस्सी। लड़कों ने मिली को चुनौती क्या दी, अपने शामत ही बुलवा ली। मिली ने ऐसी ताकत और फुर्ती दिखाई कि लड़के धूल में लौटने लगे। उनकी हार होने ही वाली थी तभी। बस थोड़ा और जोर मिली। हाँ ये अरे मीना देख, मेरे बाबूजी आ रहे हैं। अरे तू इधर ध्यान लगा, रस्सी छूट गई तो हार हो जाएगी। नहीं मीना, बाबूजी गुस्सा होंगे। और अम्मा, नहीं मैं जा रही हूँ। नहीं रस्सी मत छोड़ना। ओ मिली, तू भी, हम हार गए। देखा कैसे भागी मिली की बच्ची है। मिली भागी नहीं, शुक्र मनाओ। अगर उसे जाना ना पड़ता तो तुम सब हार ही जाते। बस शुरू हो गए ना बहाने। अच्छा पवन और बीनू, अगर ऐसा है तो हो जाए कल एक बार फिर रस्सा कशी का खेल। हो जाए, इस बार 1 मिनट हुआ नहीं और तुम लड़कियां जमीन पर होगी। इधर मीना ने दे डाली चुनौती, उधर मिली को उसकी खबर तक नहीं। दीपक ने जब अम्मा को मिली की रस्सा कशी वाली बात बताई तो वो बरस पड़ी। पर मिली बेटी, घर में इतना काम पड़ा है और तू लड़कों के साथ उछल कूद करने की बात कर रही है। और दीपक तू भी अपनी बहन को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अम्मा सुनो तो। बस तू खाना खाने बैठ। और मिली अब जल्दी मेरा हाथ बटा। देख खा
खाने में दाल चावल बनाए हैं और बैंगन का भरता, थोड़ी चौलाई की साग भी है उधर कटोरे में। दीपक की थाली लगा दे। चौलाई? मुझे भी चौलाई बहुत पसंद है अम्मा। चौलाई दीपक के लिए है, तू मत लियो। मिली, मीना ने लड़कों को कल रस्साकशी के खेल में चुनौती दी है। पर भैया मैं कैसे? ना अम्मा गुस्सा होंगी। अब ये खुसर पुसर बंद करो तुम दोनों। मिली जल्दी से थालियां लगा, तेरे बाबूजी हाथ मुंह धोकर आते ही होंगे। रस्साकशी के खेल में मिली पहुंचेगी मुश्किल है, और उधर मीना के घर पर सब में खूब जोश है। अरे मीना ठीक से खा, कल रस्साकशी का खेल है ना तेरा। एक रोटी और ले और ये दही खा। ठीक से खाएगी नहीं तो ताकत और फुर्ती कैसे आएगी? कल अगर मिली नहीं आई तो हम जीत नहीं पाएंगे। बड़ी ताकत है उसके हाथों में। चलो सुबह हो गई, चल के मैदान में देखें कि रस्साकशी के खेल में क्या हो रहा है। अरे ये क्या दोस्तों, यहाँ तो खेल शुरू हुआ ही नहीं है, पता करते हैं क्यों। दीपक तुम जल्दी अपने घर जाओ और किसी भी तरह मिली को ले आओ। मिली के बिना ये खेल नहीं जीता जा सकता। ठीक है मीना। दीपक भागा भागा पहुंचा अपने घर और देखता है कि मिली तो घर के काम में लगी हुई है। अरे तू यहाँ भैंसों को चारा दे रही है, उधर मैदान में मीना तेरा इंतजार कर रही है। मैं नहीं जा सकती, अम्मा नाराज होंगी। पर अगर तू नहीं गई तो मीना की टीम हार जाएगी, तुम सबकी नाक कट जाएगी। मैं क्या करूँ भैया? मैं भैंसों को चारा देता हूँ, अब भाग जल्दी। पर अम्मा। तू अब जा, देरी हो रही है। और इस तरह मिली दौड़ती हाफती मैदान पहुंच ही गई। मिली को देखकर मीना की जान में जान आई। खेल शुरू हुआ। खेल देखने के लिए काफी लोग जमा हो गए, यहाँ तक कि गांव के सरपंच जी भी आ पहुंचे। शाबाश मिली, शाबाश, जोर लगा के। मीना हल्की सी ढील छोड़, और जोर की ढील। हम जीत गए। शाबाश मिली, शाबाश मीना। मिली की टीम को पंचायत की तरफ से 1 सेर रसगुल्ले और कहानियों की एक किताब। मिली की टीम की जीत से लड़कों की तो बोलती ही बंद हो गई। इधर जब घर पर मिली और मीना पहुंची तो अरे मिली कहाँ चली गई थी तो बिना बताए? चाची मिली ने आज बड़े नाम का काम किया है। इसने आज रस्साकशी के खेल में लड़कों की टीम को हरा दिया। अरे तो मुझे बिना बताए खेलने गई थी? इसे मत डांटो अम्मा, मिली ने खेलकर कुछ बुरा नहीं किया, उसका भी मन करता है ना खेलने को, और बहुत अच्छा खेलती है ये। और दीपक से भी अच्छा। बाबूजी शाबाश मिली, रास्ते में सरपंच जी मिले थे, बड़ी तारीफ की उन्होंने तुम्हारी। मिली की अम्मा, तुम्हारी बिटिया को पंचायत से इनाम भी मिला है। इधर आ मेरे पास तू। मेरी बिट्टो। अम्मा मुझे भी अपनी बिटिया पर नाज है। चल जा दीपक, मेरी बिटिया थक गई है, ला उसके लिए 1 गिलास छाछ और 1 गिलास मीना के लिए, जिसकी वजह से ही मैं खेल के मैदान में उतरी और हम जीत गए। मिली की फुर्ती और ताकत की हुई जीत और मिली ढेर सारी शाबाशी, इनाम और प्यार। अम्मा ने माना कि बिटिया को बराबर का प्यार ही नहीं, बराबर और सही भोजन और खेलकूद का मौका भी मिलना चाहिए। लड़के और लड़की में भेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब भाई मीना ने किसी काम में हाथ डाला है तो सफलता तो मिलनी ही है ना? नहीं? चलो इसी बात पर एक गाना हो जाए। प्यार बराबर सबको करना, दीपू मुन्नी मिलकर हंसना। दूर गगन में चांद और तारे, बगिया में फूलों के जोड़े। अरे वाह मिट्ठू, ये तो अपनी नई कविता बन गई। प्यार बराबर सबको करना, दीपो मुन्नी मिलकर हंसना। प्यार बराबर सबको करना, दीपो मुन्नी मिलकर हंसना। दूर गगन में चांद और तारे, बगिया में फूलों के जोड़े, बगिया में फूलों के जोड़े। भेद नहीं है इनमें कोई, पापा के प्यारे दोनों हैं। अम्मी की
में कम ना ज्यादा, बांट लो सब कुछ आधा आधा। प्यार बराबर इनको करना, दीपो मुन्नी मिलकर हंसना। दूर गगन में चांद और तारे, बगिया में फूलों के जोड़े, बगिया में फूलों के जोड़े, बगिया में फूलों के जोड़े। चलो अब देखते हैं मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही है। प्यारे बच्चों, आज फिर से खेलते हैं नाम अनेक अक्षर एक, ठीक है? जी। आज का अक्षर है ना। सबसे पहले बताओ ना से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। शाबाश मीना। बच्चों, तुम्हें मालूम है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है? हाँ मीना, तुम बताओ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा बच्चों, अब तुम न से किसी जगह का नाम बताओ। नागालैंड। बिल्कुल सही जवाब सुमी। चलो आगे बढ़ते हैं। रीना, अब तुम न से किसी जानवर का नाम बताओ। नाग। शाबाश। और नाग होता है सांप, जो अपना फल उठाकर फुकारता है। बहुत बढ़िया रोशनी। अब तुम बताओ रितु, न से किसी वस्तु का नाम। नींबू। मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया। तो आपको भी मजा आया ना? फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करेंगे सबका जीना, चलो चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवार, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ा, सरल करेंगे सबका जीना, चलो चपल है अपनी मीना। अभी हमारे सभी श्रोता सुन रहे थे मीना की कहानी रस्सा कशी। सुना ना आपने? कितना मजेदार खेल था भाई। हम इसीलिए आप लोगों को सुनवाते हैं मीना की कहानी। भाई आप भी बहुत छोटे छोटे हैं, विद्यालय जाते हैं, मीना की तरह दोस्तों से मिलते हैं, तो जो सीख आपको मीना दे जाती है ना, उसे आप गांठ बांध लिया करें, ताकि आपके जीवन में अगर ऐसी कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो आप भी मीना की तरह चुटकी में उस समस्या को सुलझा सकें। तो चलिए भाई, आज है क्या? नो बैग डे। तो आज हम सुनेंगे हमारी ये वार्ता बाल उपभोक्ता और उसके अधिकार। और आपके लिए वार्ता लेकर के आ रही हैं सुनीता भाटी। नमस्कार। सबसे पहले नो बैग डे पर मैं बच्चों को बताना चाहूंगी कि शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए बालकों में शैक्षिक गतिविधियों को रुचिकर बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे की योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को बालक विद्यालय बस्ता लेकर नहीं आएंगे। नो बैग डे के दिन बालक को विभिन्न खेलों, कविता, गीत व अन्य गतिविधियों के माध्यम से शैक्षिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा, जो सभी विषयों के साथ साथ अन्य शैक्षिक गतिविधियों से भी जुड़ेगा। इस तरह से बालकों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, उनमें गतिविधियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी नो बैग डे का सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था हर शनिवार को रहेगी। अब मैं बाल उपभोक्ता एवं उसके अधिकार इस बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगी। सबसे पहले उपभोक्ता कौन है? हर वह व्यक्ति उपभोक्ता है जो कीमत देकर कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। कीमत के भुगतान में उसका आंशिक भुगतान के लिए वचन देना भी सम्मिलित है। यदि कोई व्यक्ति वस्तुएं व्यापारिक प्रयोजन या पुनः बिक्री के प्रयोजन से खरीदता है, तो वह एक उपभोक्ता है। उत्पादन, विनिर्माण और सेवाओं का उद्देश्य केवल धन कमाना ही नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जो कुछ भी अर्जित करता है, उसका उपभोग तो वह अपने सुख सुविधाओं के लिए करता है, किंतु यदि वह साधनों का अर्जन अनैतिकतापूर्ण तरीके से करता है,
तो उसके दुष्परिणाम समूची मानव जाति को भोगने पड़ते हैं। भारतीय बाजार में उपभोक्तावाद के छाए रहने के कारण बाजार पर खरीदारों का आधिपत्य रहेगा। देश के उपभोक्ताओं में जितनी अधिक जागरूकता पैदा होगी, वह अपने लिए उतने ही अधिक विकल्प प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं का कल्याण सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसे स्वीकार करते हुए संसद के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है। सामान्यतः उपभोक्ताओं का अर्थ व्यक्तियों के एक समूह से लिया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं को सीधे अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है और दूसरी ओर किसी न किसी रूप में उपभोक्ता के हितों पर आघात भी होता है, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। भारत देश में विचारणीय बिंदु यह है कि देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा, अशिक्षित, मजदूर तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की झुग्गी झोंपड़ियों या बस्तियों में रहने वाले लोगों का है, जिन्हें दीर्घकालीन योजनाबद्ध विकास का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। दूसरी ओर यह आम धारणा बन गई है कि उपभोक्ता के शोषण का अर्थ उत्पादक एवं व्यापारी वर्ग द्वारा किए गए शोषण से है, जबकि उपभोक्ता शब्द का अर्थ व्यापक है, जिसमें वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों का उपयोग शामिल है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों, प्रशासनिक पदाधिकारियों समेत कर्मचारियों के कार्य भी गिने जाते हैं। जाहिर है कि यह वर्ग अपने संबद्ध उपभोक्ताओं का शोषण करने में किसी भी प्रकार पीछे नहीं है। व्यापारियों द्वारा कम मापतौल, मिलावट, जमाखोरी, कृत्रिम मूल्य वृद्धि आदि आर्थिक अपराध कर उपभोक्ताओं का शोषण किया जाना आम बात हो गई है। संगठित व्यापारी वर्ग असंगठित व बिखरे उपभोक्ता वर्ग का कई तरीके से शोषण करता है। व्यापारी वर्ग समाज के प्रति अपने दायित्व भूल गया है। उपभोक्ता के हितों की अनदेखी और शोषण भी ऐसा कि ग्राहक भगवान है और इस देश के भगवान को भी शोषित वर्ग में खड़ा होना पड़ा है। उपभोक्ताओं के शोषण में अधिक प्रभावित होने वाला वर्ग है गरीब, निरीह, दरिद्र, दलित, गिरिजन, मजदूर, भूमिहीन श्रमिक, असंगठित श्रमिक, महिलाएं आदि। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का दायित्व जहां सरकार का है, वहां इस समाज में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं का भी है, जो निष्ठा से समाज सेवा कार्य में लगे हुए हैं। उपभोक्ता शोषण की समस्या संपूर्ण विश्व की समस्या है और इस समस्या से निजात पाने के लिए अनेक देशों में प्रयास किए गए हैं। सन 1960 में 11 देशों में प्रयास किए गए थे। नीदरलैंड के हेग देश में सभी उपभोक्ता समूहों ने एकत्रित होकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की थी और यही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अतः संपूर्ण उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के प्रति विश्व जागरूक है। अब हम ये बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्राचीन काल से ही मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित रूप से बढ़ गई हैं। वर्तमान में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में बाजार का स्वरूप बदल गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार में ऐसी नई नई वस्तुएं आ रही हैं जिन्हें देखकर उनकी गुणवत्ता का पता नहीं लगाया जा सकता। विज्ञापनों के युग में विज्ञापनों से प्रभावित होकर उपभोक्ता अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेते हैं। वस्तुओं और सेवाओं में घटियापन से उपभोक्ता की जान माल को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं बढ़ जाने से अत्यधिक मात्रा में वस्तुएं खरीद ली जाती हैं। वस्तुएं बिना जांच परख के भी खरीद ली जाती हैं। जमाखोरी व मुनाफाखोरी के कारण उपभोक्ता के हितों को नुकसान पहुंचता है। इन सब कारणों से उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ हुए। अतः उपभोक्ता को चाहिए कि वे अपने कर्तव्य निभाए और अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करें। भ्रामक विज्ञापन और प्रलोभन से सतर्क रहें। जहां उपभोक्ता के शोषण की बात आती है, तो शोषण के प्रकार किस तरह से वो शोषण का शिकार होते हैं। जब आपके मन में ये विचार आ सकता है कि हम शिक्षित हैं तो शोषण का शिकार कैसे हो सकते हैं। उपभोक्ताओं का शोषण अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे घटिया किस्म की वस्तु देना, वस्तु में मिलावट करना, निर्धारित कीमत से अधिक कीमत वसूल करना, माप तौल में वस्तु कम देना, लुभावने विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को ठगना, गारंटी वारंटी में वस्तुओं का खराब होना, बिजली, पानी आदि सेवाओं का वांछित स्तर का नहीं होना। तो इस तरह से उपभोक्ता शोषित हो सकता है। उपभोक्ता शोषण के क्या कारण हैं? उपभोक्ता के शोषण के अनेक कारण हैं और उनमें प्रमुख कारण है अशिक्षा, असंगठित होना, अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होना, वस्तु एवं सेवा की खरीदारी में लापरवाही बरतना, समझौतावादी प्रवृत्ति का होना इत्यादि। यदि आप शोषण का शिकार हो जाते हैं तो अपनी शिकायत कहाँ करें?
शिकायत अगर 5 लाख से कम हर्जाने की हो तो जिला फोरम में शिकायत दर्ज होगी। शिकायत 5 लाख से अधिक और 20 लाख रुपए तक की हो तो राजधानी में स्थापित राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज होगी। 20 लाख रुपए से अधिक हो तो उनकी शिकायत दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में दर्ज होगी। उपभोक्ताओं को ये पता होना चाहिए कि उसके अधिकार क्या हैं। उपभोक्ताओं को अपने हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं जो कानूनी एवं संवैधानिक हैं। हम लोग या तो अपने अधिकारों को जानते नहीं हैं या उनका प्रयोग नहीं करते हैं और यही कारण है कि उपभोक्ता का शोषण जारी है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार हमें ज्ञात होने चाहिए। पहला, सुरक्षा का अधिकार। किसी भी प्रकार की वस्तु, सेवा, जान, माल को खतरा हो तो आपको सुरक्षा का अधिकार है। सूचना का अधिकार। किसी भी प्रकार की वस्तु, सेवा, माल की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, मापदंड, दामों को जानने का अधिकार है जिससे आपको ठगा नहीं जा सके। चयन का अधिकार। जहाँ तक संभव हो कम से कम दामों में वस्तुएं एवं सेवाएं आपको चुनने का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार। आपको भेजी गई शिकायत की सुनवाई उपभोक्ता संरक्षण परिषदों एवं जिला उपभोक्ता मंचों में से सही विचार करके की जाती है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। उपभोक्ता को निर्णय होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को शिक्षित करने का अधिकार आपको है जिससे शिक्षित होकर आप ठगे नहीं जाएं। संचार माध्यम, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र एवं गोष्ठियां आदि के माध्यम से आपको अवगत कराने का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण का आपको अधिकार है जिससे उपभोक्ता अच्छे वातावरण में स्वच्छता से जी सके। रोटी, कपड़ा, मकान व चिकित्सा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का उपभोक्ता को पूरा अधिकार है। उपभोक्ता को शोषण विहीन काम के अवसर का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने 9 अप्रैल 1985 को उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक मार्गदर्शिका की घोषणा भी की जिससे इन अधिकारों को शामिल किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा और राज्यसभा से उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 भी पास हो चुका है। बिल का उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों, डिजिटल लेन देन और ई-कॉमर्स से जुड़ी समस्याओं को बेहतर तरीके से हल करना है। हम इन अधिकारों का उपयोग कब कर सकते हैं? उपभोक्ता यदि विक्रेता अथवा सप्लायर की ओर से दिए गए सामान से संतुष्ट नहीं है या वस्तु व सेवा में कोई कमी रह गई है जिससे उपभोक्ता को नुकसान पहुंचा हो, उस स्थिति में उपभोक्ता इस कानून के माध्यम से जिला उपभोक्ता मंच का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता को दी गई सेवाओं और वस्तुओं में किसी भी प्रकार का असंतोष हो तो जिला उपभोक्ता मंच में शिकायत कर सकते हैं। कहने को तो उपभोक्ताओं के पास बहुत से अधिकार हैं, लेकिन विडंबना है कि आज भी वे उनसे अनजान हैं। पग पग पर ठगी का शिकार होते हैं। कभी सब्जी की दुकान पर बाट माप से तो कभी चयन के अधिकार से वंचित। बिल मांगते हैं तो टका दिया जाता है। इधर बिना बिल के संबंधित दुकान पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि टोल फ्री नंबर भी है और कुछ माह पूर्व उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन हो चुका है, लेकिन जानकारी के अभाव में अधिकांश उपभोक्ता ठगी का शिकार हो जाते हैं। सभी उपभोक्ताओं को अपने उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी होना आज के युग की आवश्यकता है। उपभोक्ता अपने अधिकारों का सही उपयोग तभी कर सकता है जब उसे अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान हो। भुगतान की रसीद अवश्य लें। नंबर 2, वस्तु को खरीदते समय पैकेट पर लिखे विवरण को ध्यान से पढ़ा करें। नंबर 3, खरीदारी करते समय ISI या एगमार्क शुद्धता प्रमाणिक चिन्ह हो, उन्हें देख लें। उन वस्तुओं को खरीदने में प्राथमिकता दें। नंबर 4, वस्तु या सेवा में कमी होने पर शिकायत अवश्य दर्ज कराएं। उपभोक्ता को चाहिए कि वह वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति से पूर्व कुछ सावधानियां बरतें ताकि शोषण का शिकार होने से बच सकें। वस्तु खरीदते समय उत्पाद प्रमाणिकता, कीमत, कर, व्यवस्था, निर्माण तिथि, अवधि पार तिथि की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। जागरूक उपभोक्ता के नाते हमें खरीदे गए सामान पर का बिल अवश्य लेना चाहिए। पैकेट पर जो राशि प्रिंट है उतना ही पेमेंट करना चाहिए। यदि दुकानदार अधिक कीमत वसूल करता है तो 2 गवाह व्यक्तियों के शपथ पत्र के साथ जिला उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। ऑनलाइन खरीद करने पर सामान को खोलते समय वीडियो बना लें ताकि शिकायत दर्ज कराने में आसानी हो। विद्यालय में उपभोक्ता क्लब की महत्ता। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक एक उपभोक्ता है और उपभोक्ता ही प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था को मूल आधार प्रदान करता है।
अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को राजा माना जाता है। वह जिन वस्तुओं और सेवाओं को पसंद करता है, अर्थव्यवस्था में उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण होता है। संगठन और जागरूक उपभोक्ता संपूर्ण बाजार तंत्र पर नियंत्रण रख सकते हैं, किंतु संगठन और जागरूकता के अभाव में वे कदम कदम पर शोषण का शिकार होते हैं। वर्तमान में उपभोक्ता का शोषण एक सामान्य बात है। आज व्यक्ति आर्थिक युग में जी रहा है। बिना उपभोक्ता संतुष्टि दुनिया की आर्थिक गतिविधियां मानवीय मानकों के आधार पर नहीं चलाई जा सकती। आज उपभोक्ता की अशिक्षा, अधिकारों के प्रति उदासीनता व असंगठित उपभोक्ताओं का लाभ उठाकर संगठित उद्योग एवं व्यापार के कर्ता धर्ता तोलमोल एवं बोल के माध्यम से न केवल उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं, साथ ही भ्रामक प्रचार प्रसार विज्ञापनों के माध्यम से सीधे सीधे उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है। ऐसी स्थिति में समाज में जागृति पैदा करने के लिए भारत सरकार ने एक क्रांतिकारी और प्रगतिशील कानून बनाया है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है, जो कि सरल है, कम से कम खर्च व शिकायतों का त्वरित निष्पादन करने वाला है। सभी बालकों व्यक्तियों को उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी होना आज के युग में अति आवश्यक है। राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना अंतर्गत उपभोक्ता चेतना के लिए विद्यालय उपभोक्ता क्लब की स्थापना शिक्षा सत्र 2004 से 2005 में कुछ चयनित विद्यालयों में की गई थी, जिसको धीरे धीरे लगभग सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू किए जाने का प्रस्ताव था, ताकि इसके माध्यम से 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको उपभोक्ता अधिकारों के लिए शिक्षित दीक्षित किया जा सके एवं जो घर परिवार मोहल्लों व समाज में अपने अभिभावकों के माध्यम से पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करा सके और खरीदारी में समझदारी की महत्ता को समझ सके। देश के विद्यार्थियों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण की जानकारी का समुचित प्रचार प्रसार संभव है। एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में आज दुनिया भर में छात्रों की उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के गठन की आवश्यकता है, जो ग्राम स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग व व्यापार से होने वाले शोषण पर निगरानी रखकर आंदोलन में अहम भूमिका निभाएंगे। छात्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक करना अति आवश्यक है, ताकि जनसाधारण भी सही का सम्मान व गलत का अपमान नीति लागू कर सके। अतः एक सफल नागरिक के नाते उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी व शोषण की शिकायत कौन, कैसे व कहाँ दर्ज कराए, उपभोक्ता अदालतों से मिलने वाली राहत से अपने परिवार और परिवेश को जागृत करने में छात्रों की भूमिका प्रमुख रहेगी। विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के लिए हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति की ओर से 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक को मंजूरी दी गई थी। यह दिवस पहली बार भारत में सन 2000 में मनाया गया था। हमें उपभोक्ता का शोषण रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास कर उपभोक्ता को जागृत कर उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत करना होगा, जिससे उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हो सके व उसका शोषण समाप्त हो तथा उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। इसके लिए हमें सरकारी व गैर सरकारी सभी स्तरों पर प्रयास करने होंगे तथा पाठ्य सामग्री के रूप में उपभोक्ता संरक्षण के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाए, ताकि देश में आने वाले समय में उपभोक्ता के हितों का शोषण न हो। हमें अब सभी ग्रामीण और शहरी समुदायों को उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी होगी। शिक्षित वर्ग अपने अपने स्तर पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी देकर समाज में जागरूकता ला सकता है। यह शिक्षा विभाग द्वारा की गई एक सार्थक पहल होगी। हमें आशा है कि जागरूकता अभियान से बाबू के शोषण विहीन उपभोक्ता समाज की स्थापना का स्वप्न साकार हो सकेगा। अभी हमारे सभी साथी सुन रहे थे ये वार्ता बाल उपभोक्ता और उसके अधिकार, और आपके लिए इस वार्ता को प्रस्तुत किया सुनीता भाटी ने। तो भाई आगे बढ़ते हैं, और अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, खेल खेल में गणित सीखने का इंतजार कर रहे हैं ना आप लोग। चलिए भाई अब ज्यादा इंतजार नहीं करते, सुन लेते हैं हमारे अध्यापक अनिल कुमार ढींगरा जी से कि वो खेल खेल में गणित कैसे सिखाना चाहते हैं। तो चलो भाई सब तैयार हो जाओ, सुनते हैं ये वार्ता। 1 2 3 4 1 2 3 4 आज है शनि, कल रविवार। 5 6 7 8 5 6 7 8 याद करूंगा सारा पाठ। इसके आगे 9 और 10 हो गई गिनती पूरी बस। बिल्कुल बच्चों, आज शनिवार है, यानी नो बैग डे। आज ना तो हमारा भारी बस्ता होगा और ना ही सारी किताबें। आज हम पढ़ाई करेंगे बिना बस्ते और किताबों के। आज हम पढ़ाई करेंगे खेल खेल में। आज खूब मस्ती होगी, खूब खेलेंगे और खूब कविताएं और गीत भी गाएंगे। आज हम सीखेंगे खेल खेल में कहानी से, गीत और कविताओं से, और जानेंगे बहुत कुछ नया। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं एक कहानी से, एक राजा की कहानी से। एक राजा था, उसे संगीत का बहुत अधिक शौक था।
उसके दरबार में बहुत दूर दूर से संगीतज्ञ आते थे और अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करते थे। एक दिन उसके दरबार में एक संगीतज्ञ आया और उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया। राजा उसकी कला से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने संगीतज्ञ को मन चाहा इनाम मांगने को कहा। संगीतज्ञ ने राजा से शतरंज के हर खाने में अनाज के दाने रखकर देने के लिए कहा, लेकिन उसने शर्त रखी कि पहले खाने में 2 दाने और अगले हर खाने में पिछले खाने के दुगने अनाज के दाने होने चाहिए। बच्चों, आप जानते हैं कि शतरंज में 64 वर्गाकार खाने होते हैं। राजा को लगा कि संगीतज्ञ ने इतना छोटा सा इनाम मांगा है, तो उसने तुरंत संगीतज्ञ को उसका इनाम देने का आदेश दे दिया। दरबारी उसी समय राजा के आदेश की पालना में जुट गए। शतरंज लाकर उसके खानों में अनाज के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 2 दाने रखे गए। संगीतज्ञ की शर्त के अनुसार अगले खाने में उसका दुगना 4 दाने रखे गए। तीसरे खाने में उसका दुगना यानी 8 दाने रखे गए। चौथे खाने में उसका दुगना यानी 16 दाने रखे गए। इस तरह आगे के खानों में अनाज के दाने रखे गए। लेकिन अंतिम खाने तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बहुत विकट हो गई। राज्य का सारा अनाज समाप्त हो गया। राज्य में अनाज का एक भी दाना शेष नहीं बचा। पता है बच्चों, शतरंज के अंतिम खाने में कितने दाने आएंगे? मुझे मालूम है कि आप इसका हल नहीं दे सकते। पहले खाने में 2 दाने अनाज रखने के बाद हर अगले खाने में पिछले खाने की संख्या का दुगना अनाज रखने की संगीतज्ञ की इस शर्त के हिसाब से अंतिम खाने में 2 की घात 64 अनाज के दाने आएंगे। बच्चों, यह संख्या इतनी बड़ी है कि अरबों में जाती है। राजा संगीतज्ञ का इनाम का वादा पूरा नहीं कर पाया और संगीतज्ञ का इनाम राज्य पर उधार रह गया। बच्चों, आप भी कालांश के बाद गणना करने का प्रयास करना कि अंतिम खाने में अनाज के कितने दाने आएंगे। आप भी उस संख्या को देखकर चकित रह जाएंगे कि राजा से मांगा गया छोटा सा इनाम वास्तव में कितना बड़ा था। संगीतज्ञ ने कितनी चतुराई से अपना इनाम मांगा था। आइए बच्चों, अब हम एक छोटा सा खेल खेलते हैं। हम 2 अंकों की कोई भी संख्या लेते हैं। जैसे हमने लिया 17। अब हम इसके दोनों अंकों 1 और 7 को जोड़ लेते हैं। इनका जोड़ 8 आया। अब हमने अपनी संख्या में से इस जोड़ को घटा लिया, अर्थात हमने 17 में से 8 को घटाया तो हमें शेष 9 प्राप्त हुआ। बच्चों, अब हम दूसरी 2 अंकों की अन्य संख्या 32 लेते हैं। इसके अंकों 3 और 2 के योग 5 को 32 में से घटा देते हैं तो हमें 32 - 5 बराबर 27 प्राप्त होता है। बच्चों, अब हम तीसरी संख्या 56 लेते हैं। 56 में से इसके अंक 5 और 6 का योग 11 होता है और 11 को 56 में से घटाने पर हमें 45 प्राप्त होता है। अब हम एक अन्य और कोई संख्या 71 लेते हैं। 71 में अंक 7 और 1 है और इनका योग 8 होता है। 71 में से 8 घटाने पर हमें शेष 63 प्राप्त होता है। अब हम ऐसा एक और अन्य संख्या के साथ करके देखते हैं। हम संख्या लेते हैं 95। इसके अंक 9 और 5 है जिनका योग 14 होता है। अब 95 में से 14 घटाने पर हमें 81 प्राप्त होता है। बच्चों, इन सभी संख्याओं में हमने क्या किया? हमने 2 अंकों की कोई भी संख्या ली, उसके अंकों को जोड़कर उसी संख्या में से घटा दिया। ऐसा करने पर हमने देखा कि हमें 9, 27, 45, 63 प्राप्त हुए। अब हमें प्राप्त इन संख्याओं 9, 27, 45 और 63 के बारे में सोचिए। ये संख्याएं कैसी है और इनमें क्या संबंध है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यह सभी संख्याएं 9 के पहाड़े में आती है, अर्थात यह सभी संख्याएं 9 की गुणज है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें कोई भी 2 अंकों की संख्या लेकर उसके अंकों को जोड़ दें और उसे संख्या में से घटाएंगे तो हमें 9 का गुणज प्राप्त होगा। है ना मजेदार बच्चों? आप भी 2 अंकों की अन्य संख्याओं के साथ इस गतिविधि को करके देखना और देखना कि हमें ऐसा करने पर 9 के गुणज प्राप्त होते हैं या नहीं। आइए बच्चों, अब हम इसी तरह का एक खेल और खेलते हैं। यह भी संख्याओं का खेल है और इसमें हम 3 अंकों की संख्याओं का खेल खेलेंगे। हम कोई भी 3 अंकों की संख्या लेते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संख्या में कोई भी अंक 2 बार नहीं आए। हमने 3 अंकों की संख्या 257 ली। अब हम संख्या को उल्टा कर लेते हैं। जैसे हमारी संख्या 257 थी तो इसका उल्टा 752 होगा।
अब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, अर्थात हम 752 में से 257 को घटा देते हैं। बच्चों जल्दी से ऐसा करिए और 752 में से 257 को घटाइए। 752 में से 257 को घटाने पर आप सभी के शेषफल 495 आ रहा होगा। अब हम इस संख्या को वापस उल्टा कर लेते हैं। 495 का उल्टा 594 होगा। अब हम इन दोनों संख्याओं 495 और 594 को जोड़ देते हैं। 495 और 594 को जोड़ करने पर हमें 1089 प्राप्त होता है। हम ऐसा एक और 3 अंक की संख्या के साथ करके देखते हैं। हमने 3 अंक की एक अन्य संख्या 134 ली। अब हम इस संख्या को उल्टा कर लिया। ऐसा करने पर हमें 431 प्राप्त हुआ। अब हम बड़ी संख्या 431 में से छोटी संख्या 134 को घटा देते हैं। घटाने पर हमें 297 प्राप्त होते हैं। 297 का विपरीत क्रम अर्थात उल्टा 792 होगा। अब 297 और 792 को जोड़ लेते हैं। बच्चों इस स्थिति में भी आप सभी को जोड़ 1089 आ रही होगी। आप भी बहुत सी अलग अलग संख्या लेकर उनके साथ ऐसा करके देखना। आप कोई भी 3 अंक की संख्या को लेकर लेना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि संख्या में किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। अब उस संख्या को उलट देना। इसके बाद बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। घटाने पर आपको वापस 3 अंक की संख्या मिलेगी। घटाने की किसी स्थिति में यदि आपको 2 अंकों की संख्या प्राप्त होती है तो उसके आगे शून्य लगाकर उसे भी 3 अंकों का बना लेना। अब इस प्राप्त संख्या को भी उलट देना, यानी इकाई और सैकड़ा पर आने वाले अंकों का स्थान बदल लेंगे। अब इन दोनों संख्याओं का योग कर लेंगे। ऐसा 3 अंकों की हर संख्या के साथ इस क्रियाविधि को करने पर हमें 1089 ही प्राप्त होगा। मजेदार है ना बच्चों? आप सभी को यह जादू लग रहा होगा। बिल्कुल यह जादू है और अंकों का जादू है। बच्चों आप यह भी समझ गए होंगे कि आज मैं गणित विषय की बात कर रहा हूँ। आप सभी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस कालांश में हम गणित विषय को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तकों से नहीं, बल्कि हम खेल खेल में कहानियां, पहेलियां और कविताओं के माध्यम से गणित को समझ रहे हैं। गणित विषय में अंकों में और संख्याओं में बहुत जादू छुपा है, इसलिए गणित एक बहुत रोचक विषय है। साथ ही गणित विषय हमारी दैनिक जीवन में बहुत अधिक काम आता है और जीवन पर्यंत हमें हमारे दैनिक कार्यों में गणित विषय की जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। गणित विषय की विभिन्न शाखाओं जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, रेखा गणित, आलेख आदि की आवश्यकता हमें हमारे दैनिक कार्यों में पड़ती रहती है। ब्याज, लाभ हानि, छूट या बटा, प्रतिशत, समय दूरी, मापन आदि की आवश्यकता हमें हमारे दैनिक जीवन में जरूर पड़ती है। अब मैं आपको एक घटना का वृत्तांत सुनाता हूँ, जिसके माध्यम से हमें हमारे देश के एक प्रमुख गणितज्ञ को जानने का अवसर मिलेगा। एक बार एक कक्षा में अध्यापक जी ने सभी बच्चों को 1 से 100 तक की संख्याएं लिखकर उसका योग ज्ञात करने का कार्य दिया। सभी बच्चे 1 से 100 तक की संख्या लिखकर उसका योग ज्ञात करने लग गए। जब अध्यापक जी ने सभी बच्चों के कार्यों का अवलोकन किया तो उन्होंने देखा कि सभी बच्चों ने 1 से 100 तक की संख्याएं एक दूसरे के नीचे लिखकर उनका योग किया था, लेकिन कक्षा में एक बालक ऐसा था जिसने उन सभी बच्चों से हटकर अलग तरीके से उस कार्य को किया था। उस बच्चे ने 1 से 50 तक की संख्याएं एक सीधी पंक्ति में लिख दी और 51 से 100 तक की संख्या उल्टे यानी विपरीत क्रम में उन संख्याओं के नीचे लिख दी। अर्थात उस बालक ने 50 के नीचे 51, 49 के नीचे 52, 48 के नीचे 53 और इस तरह क्रमवार लिखते हुए उसने अंत में 1 के नीचे 100 लिख दिया। अब उस बालक ने उन सभी 2-2 संख्याओं को योग कर लिया। इन सभी संख्याओं का योग 101 आएगा। क्योंकि ऐसी कुल 50 संख्याएं थी तो उस बालक ने 101 को 50 से गुणा करके 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल 5050 प्राप्त कर लिया। बच्चों आप भी ऐसा करके देखना। अध्यापक जी को बालक के इस कार्य को देखकर बहुत अचरज हुआ। पता है बालकों, बालक का यह तरीका बाद में किन्हीं भी प्राकृत संख्याओं के योगफल ज्ञात करने के सूत्र n गुणा n+1/2 का आधार बना। बच्चों यह बालक और कोई नहीं, हमारे देश के प्रमुख गणितज्ञ रामानुजन थे। इनका पूरा नाम श्रीनिवास
अयंगर रामानुजन है। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पता है बच्चों, रामानुजन को गणित विषय इतना प्रिय था कि वह हर समय गणित ही पढ़ते रहते थे। यहाँ तक कि 11वीं की कक्षा में वे गणित विषय को छोड़कर अन्य विषयों में फेल हो गए थे। रामानुजन का 33 वर्ष की अल्पायु में ही निधन हो गया था, परंतु इन 33 वर्षों में रामानुजन ने 3384 प्रमेय का संकलन कर लिया। रामानुजन के जन्म दिवस 22 दिसंबर को देश में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में रामानुजन के गणितीय सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर गणित के क्षेत्र में बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिन पर आज भी पूरे संसार में शोध कार्य हो रहा है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे एक गणितीय पहेली पूछता हूँ, जिसका हल आपको तुरंत देना है, क्योंकि इस पहेली को हल करने में कुछ सेकंड का समय लगेगा। आप सभी ने मोबाइल के कीपैड में 10 बटन देखे होंगे जिन पर अंक लिखे होते हैं। तो मुझे जल्दी से बताइए, इन सभी 10 अंकों का गुणनफल कितना होगा? सुरेश का उत्तर 10 बिल्कुल गलत है। सुनीता का उत्तर 3,62,880 भी गलत है। हाँ, ब्रजेश का उत्तर 0 बिल्कुल सही है। मोबाइल के कीपैड के 10 बटनों के ऊपर 0 से 9 तक के अंक लिखे होते हैं, जिनकी सहायता से हम किसी भी नंबर को डायल करते हैं। क्योंकि 0 भी इसके अंदर एक अंक है और 0 अर्थात 0 से किसी भी संख्या को गुणा किया जाता है तो गुणनफल 0 ही प्राप्त होता है। इसलिए मोबाइल के कीपैड के इन सभी 10 अंकों का गुणनफल 0 ही होगा। ब्रजेश ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। शाबाश ब्रजेश। अंत में अब हम गणित विषय की एक कविता का वाचन करते हैं, जो हमारी पिछली गणितीय पहेली के हल 0 से ही जुड़ी है। कविता का शीर्षक है 0 से अनंत तक और इसके लेखक हैं श्री राजेश कुमार ठाकुर। होड़ मची संख्याओं के बीच, होड़ मची संख्याओं के बीच है कौन सबसे महान? किसकी हो पूजा पहले, किसकी हो पूजा पहले, किसकी हो पहचान? सब करते हैं अपनी बड़ाई, सब करते थे अपनी बड़ाई, फिर उनमें हो गई लड़ाई, फिर उनमें हो गई लड़ाई। किसी की बुद्धि काम ना आई, किसी की बुद्धि काम ना आई, फिर सबने मिलकर सभा बुलाई। जज बने यूनिवर्सल दादा, जज बने यूनिवर्सल दादा, सब थे सभा मध्य मौजूद। अकड़ दिखाकर 0 बोला, अकड़ दिखाकर 0 बोला, अपना वकील हूँ मैं खुद। संख्याओं ने तब कहा विनय से, संख्याओं ने तब कहा विनय से, हे यूनिवर्सल दादा जरा करें हम सबकी पहचान। 0 अकड़ रहा है कब से, 0 अकड़ रहा है कब से, दिखा रहा है झूठी शान। मूंछ पर अपनी ताव देकर, मूंछ पर अपनी ताव देकर, अकड़ कर फिर 0 बोला। जिस पर मेरी नजर बढ़े, जिस पर मेरी नजर बढ़े, हो जाए वह माला माल। जिस पर मेरी नजर चढ़े, जिस पर मेरी नजर चढ़े, पल में उसको कर दूं कंगाल। आगे किसी के जब लग जाऊं, आगे किसी के जब लग जाऊं, एक को मैं 10 बनाऊं। पीछे अगर कभी आ जाऊं, पीछे अगर कभी आ जाऊं, फिर मैं उसका भाव घटाऊं। भाग लगे जब किसी को मुझसे, भाग लगे जब किसी को मुझसे, खजाना उसका हो अनंत। गुणा करो जब किसी को मुझसे, गुणा करो जब किसी को मुझसे, कर देता हूँ उसका अंत। जन्म हुआ भारत में मेरा, जन्म हुआ भारत में मेरा, पूरे विश्व ने मुझको अपनाया। जब चाहा किसी को 0, जब चाहा किसी को 0, और किसी को अनंत बनाया। प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का यह कालांश बहुत पसंद आया होगा, जिसमें हमने गणित विषय की पढ़ाई भी की और गणित विषय के बारे में बहुत कुछ नया जाना, लेकिन वह भी बिना किताबों के। निश्चित रूप से आप सभी इस नो बैग डे, जो प्रत्येक शनिवार को हमारे शिक्षा विभाग ने एक योजना लागू की है, उसका पूरा लाभ उठाएंगे और खूब आनंद के साथ, खूब मस्ती के साथ, बिना बस्ते के बोझ से
कुछ नया सीखेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी को आज के इस कालांश में बहुत आनंद आया होगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भाई वाह, आज तो आनंद ही आ गया। वाकई हमारा वीकेंड हो गया आज। बिना पुस्तक के, बिना बैग के हमने सीखा खेल खेल में गणित करना। तो भाई हमारे अध्यापक जी ने तो आज हमें बहुत अच्छी वार्ता बताई, और इसको सुन करके तो भाई मैं भी जितने भी तरीके अध्यापक जी ने बताए हैं ना, उनको जरूर अपनाऊंगी। तो भाई छोटे छोटे बच्चे जो मेरे घर के आसपास रहते हैं ना, उन्हें भी बताऊंगी कि खेल खेल में गणित कैसे सीखते हैं। लेकिन भाई उन्होंने तो हमारा ये कार्यक्रम शिक्षा वाणी सुन लिया होगा। खैर कोई बात नहीं, हम उनका टेस्ट ले लेंगे। तो भाई आप लोग भी तैयार हो ना गणित सीखने के बाद उसका एग्जाम, उसका टेस्ट देने के लिए? चलिए भाई आज हमें नो बैग डे, वीकेंड यानी शनिवार को आया बड़ा ही आनंद। आप लोगों को भी आया होगा ना। तो चलिए भाई चलते हैं, कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। आपसे टाटा बाय बाय भी कहना है, पर आज हमने जो खेल खेल में गणित सीखा ना, उसे भूलिएगा मत। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मनीषा अरोड़ा को दीजिए इजाजत। नमस्ते।